स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी गेम क्लासेस में। और आज काफी दिनों के बाद एक और लेक्चर अपलोड कर रहा हूं मैं किस सीरीज का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम सीरीज का। और आज का टॉपिक बहुत बढ़िया है और थोड़ा सा पॉज हुआ बीच में क्योंकि इंटर के काफी सारे वीडियोस मैंने कंटिन्यू क्या करे अपलोड करे। अच्छा, इस वीडियो तक पहुंचने का हम लोगों ने काफी इंतजार किया था। अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो मैं हमेशा कहता था कि बोर का एटॉमिक मॉडल खत्म हो जाने दो, किसी तरीके से बोर का एटॉमिक मॉडल खत्म हो जाने दो, क्योंकि वहां तक तो आप 9th में ही पढ़ चुके थे। ठीक है, कुछ बातें जरूर नहीं थी लेकिन वहां तक तो हम लोग 9th में ही पढ़ चुके थे। 9th में भी पढ़ा, उसके आगे भी हमें पता था, जे थॉमसन के बारे में भी पता था, रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में भी पता था और बोर के मॉडल के बारे में भी हमें पता था। तो अब जो आगे का सेक्शन है उसको पहले मैं एक बार इंट्रोड्यूस करा दूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, जिससे एक बार वापस से आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ, हमारा एक क्लासिकल पूरा खत्म हो चुका पार्ट और क्वांटम पार्ट हमारा शुरू होने वाला है। ठीक है, तो नाम जैसे ही क्वांटम शब्द आता है वहीं से एक इंटरेस्ट जग जाता है अंदर से कि अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ से हम लोगों ने पीछे क्या क्या पढ़ा है एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, देन जे थॉमसन, उसके बाद में जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के बाद में रदरफोर्ड के बारे में बाद में हम लोगों ने पढ़ा बोर्स। इतनी चीजें बेसिकली हम लोगों ने पढ़ी। हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी प्रॉपर्टीज, प्रोटॉन के बारे में पढ़ा, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते पर हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा, फिर हम लोगों ने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा और फिर हम लोगों ने बोहर का मॉडल पढ़ा। बोर के मॉडल में लास्ट में दो बातें आई और वो दो बातें क्या थी? बोर में कोई बहुत खास कमियां नहीं थी। बोर ने हमें क्या बताया था? बोर ने हमें बताया था KLMN के बारे में, यानी कि सेल्स के बारे में। उसके बाद उन्होंने बताया था किसके बारे में? SP, D और F के बारे में, यानी कि सब सेल्स के बारे में, जिसे हम कह सकते हैं हाँ SP, DF यानी कि सब सेल्स के बारे में बताया था, या हम कह लें ऑर्बिटल के बारे में बताया था। ऑर्बिटल्स, और ये क्या थी? ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट्स थी और ये ऑर्बिटल्स थे। ठीक है, तो KLMN जो थे वो सेल थे और SP, DF सब सेल थे, ये भी कह सकते हैं। यहां तक की जानकारी दे दी गई हमें। यहां तक जानकारी मिली 2, 8, 18, 32 की, और यहां पर मिली 2, 6, 10 और 14 की। ये जानकारी हमें बोहर से थी। एक नए पार्ट की तरफ जुड़ने वाले हैं हम लोग, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके से आपको दिखा रहा हूं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या बातें करी हैं। फिर भी बोर में कुछ कमियां रह गई, और वो कमियां क्या थी? पहली कमी ये थी कि ये स्टेबिलिटी को तो चलो बता देता था कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबल होगा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये स्टेबल होगा। उसकी बात हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि हाउ द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ये एक बड़ा क्वेश्चन था हमारे सामने कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है और क्यों बॉन्ड बनने के बाद में इतने स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो एक रूल सभी को लगभग याद होगा, 9th हाई स्कूल से याद होगा, ऑक्टेट, कि 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएं तो भाई हमारी स्पीसीज क्या हो जाएगी? स्टेबल की कैटेगरी में पहुंच जाएगी, वो स्टेबल हो जाएगी। तो सभी को पता है ना। तो यहां से बॉन्ड के बारे में भी लगभग सबको पता है कि आयनिक बॉन्ड तो सभी ने सुना होगा कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से बनता है। ठीक है, तो वो तो चलो बोर से एक बार क्या हो जाता था, एक्सप्लेन हो जाता था, क्योंकि हम ऑक्टेट रूल 8 के बारे में जानते थे। लेकिन एक और टाइप का बॉन्ड होता है जिसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पर आपने पढ़ा था, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम के चैप्टर में, कि वहां पर क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको पूरी तरीके से इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे कौन? बोर जी। ठीक है, तो इसके बाद में ये था क्लासिकल मॉडल जो ऊपरी तरीके से दिखाई दे रहे थे कि हाँ ऐसा होगा। लेकिन इसके बाद में जो चीजें शुरू होती हैं वो क्या क्या हमें पढ़नी है? हमें पढ़ना है डुअल बिहेवियर। ये टॉपिक अब शुरू होंगे। इस पर हमें पढ़ना है डुअल बिहेवियर ऑफ किसका? सबसे पहले डुअल बिहेवियर ऑफ किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह लो, सिंपली रेडिएशन कह लो, ये वेव हटा दो, नहीं तो डुअल नेचर में ही कंफ्यूज हो जाओगे। पहले ही सर ने वेव लिख दिया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिख लो, या ऑब्लिक लगा के लिख लो लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट, ये आपको सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद में जब डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट पढ़ लोगे तब आपको पढ़ना है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर वेव्स, या मैटर पढ़ लो केवल। ठीक है, मैटर का मतलब समझे? मैटर का मतलब ऑब्लिक लगा के लिख लो पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल है तो उसका डुअल बिहेवियर कैसे एक्सप्लेन होगा, ये पढ़ना है आपको। और यहां से गेम स्टार्ट हो जाता है।
तो डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो चलो ठीक है, समझ में आ जाता है, आसान है। उसके बाद जब बात आती है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर या पार्टिकल की, तब एक चीज शुरू होती है और वो है कौन सा? डी ब्रोगली रिलेशन। डी ब्रोगली रिलेशन, ठीक है। तो डी ब्रोगली का रिलेशन क्या है वो हमें शायद अगले वीडियो में पढ़े हम लोग। आज हम लोग इन दो टॉपिक्स को तो कवर ही करेंगे। जब डी ब्रोगली रिलेशन हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद में हमें समझ में आएगा कि हमारे पास एक और मॉडल पॉसिबल हो सकता है, और वो मॉडल होगा क्या? वो मॉडल होगा वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं क्वांटम मॉडल। ये है नया आपके क्लास में, ठीक है। और ये आपके दिमाग खोल के रख देगा अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया तो डुअल बिहेवियर के बाद, डी ब्रोगली के बाद हमें पढ़ना होगा वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ क्वांटम के, वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मॉडल। उसके बाद में एक बहुत बड़ा टॉपिक जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता साइंस में, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, अगर आप क्वांटम पढ़ रहे हो तो आपको यह पढ़ना पड़ेगा, और वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद में एक और छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, कहने को कहें तो हाँ आसान सा टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और क्वांटम मॉडल क्योंकि पढ़ चुके हैं तो हमें क्या पढ़ना होगा इसके बाद में? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, ठीक है। क्वांटम नंबर्स के बाद में एक अंतिम टॉपिक बचेगा इस चैप्टर का, और वो होगा क्या? शेप ऑफ ऑर्बिट्स। शेप ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। तो शेप ऑफ ऑर्बिट में हमें क्या पढ़नी होंगी? एस का शेप कैसा होता है, पी का शेप कैसा होता है, और डी का शेप कैसा होता है। बिल्कुल बोर्ड के लास्ट में दिख रहा है ना ये? हाँ ठीक है, दिख रहा है। चलो, एस, पी, डी और एफ। एफ का तो खैर होता ही नहीं है शेप, अनप्रिडिक्टेड है अभी तक। इतनी चीजें अभी हमें किसमें पढ़नी है भाई? चैप्टर 2 में पढ़नी है, इसलिए मैंने चैप्टर 3 पहले पढ़ा दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो ये एक ऐसा पार्ट है जिसको अभी तक आपने टच नहीं किया अगर आप हाई स्कूल पढ़ करके आए हो। बाकी सारी चीजें आपको ये आती थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में सब कुछ पता था, बेसिक मॉडल्स के बारे में सब कुछ पता था। तो ये इंट्रोडक्शन देने का मेरा केवल पर्पस इतना सा है, केवल इतना सा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब जो भी वीडियो है उनको आपको एक सीरियस और एक ओपन माइंड से देखना होगा। और क्या कहूं, ओपन माइंड से देखने का मतलब समझ रहे हो? आपको नए आइडियाज को कैप्चर करने के लिए रेडी रहना होगा। मतलब अगर मैं कुछ बोलता हूं, कोई स्टेटमेंट निकलता है कि हाँ ऐसा होता है, तो शायद पहली बार में आपको लगे अच्छा ऐसा भी होता है, लेकिन आपको उसको कैप्चर करना होगा, आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा। जब भी आप किसी नई चीज में जाते हो ना, तो हाँ ये कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, उन रूल्स को अगर आप मान लोगे तो बाकी की चीजें आपको अपने आप समझ में आने लगेंगी। और अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे उन रूल्स के ऊपर, तो पहले से ही आप क्या हो गए? पहले से ही आप ये हो गए हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में चले गए। यानी कि पहले से ही आप अनसर्टेन हो गए कि हाँ ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा। लेकिन कुछ रूल्स आएंगे पहले, फिर उन रूल्स को प्रूफ किया जाएगा। जनरली क्या होता है कि हमने कुछ प्रूफ किया, हमने कुछ देखा, कोई ऑब्जर्वेशन की, फिर हमने रूल दिया। यहां पर क्या होगा कि पहले रूल्स बताऊंगा मैं आपको, फिर आप उनको ऑब्जर्वेशन के थ्रू या मैथमेटिकल फार्मूलाज के थ्रू प्रूफ करोगे, और तब आपको मजा आना शुरू होगा कि हाँ हाइपोथेसिस कमजोर चीजें नहीं है, हाइपोथेसिस बहुत मायने रखती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी सोचा और वो गलत ही होगा, वो सही होगा ना तो एकदम क्या होगी? क्रांति आएगी साइंस में, है ना। तो चलो भाई आज के टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट से, ठीक है। तो सारा कुछ मिटा लेते हैं और बस यही पढ़ते हैं कि डुअल बिहेवियर क्या था। तो सबसे पहली बात तो डुअल बिहेवियर का मतलब हुआ दो तरीके का नेचर, है ना, दो तरीके का नेचर। हाई स्कूल पास आउट बैठे हैं सारे बच्चे जितने भी हैं, जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को, फर्स्ट ईयर के लिए अगर देख रहे हैं तो सारे के सारे हाई स्कूल पास आउट यहाँ पर बैठे हैं, और उन्होंने क्या पढ़ी? हाई स्कूल में पढ़ी लाइट। अब मैं आपसे कहूं कि लाइट में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या फर्क है, ठीक है, लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या फर्क है, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोग अगर पता हो, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो यहाँ पे देखो क्या फर्क है, मैं लिखूंगा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट में कोई भी फर्क नहीं, रत्ती भर का भी फर्क नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट में। तो हम लोग लाइट को अलग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि लाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि आंखों द्वारा देखा जा सकता है, जिसकी रेंज होती है 4000 से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम ऑफ लैम्डा, यानी कि इतनी वेवलेंथ की रेंज होती है।
तो बेसिकली अगर हम लोग कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, मैं लाइट लिखूं या मैं लिखूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो कोई भी वो चीज, देखो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एनी, ठीक है, एनी रेडिएशन या एनी वेव कह लो आप, कोई भी वेव, ठीक है, कोई भी वेव हो सकती है, मैटर वेव तो नहीं होगी, कोई भी वेव विच ट्रेवल्स with the speed of light, कोई भी वो वेव जो कि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है, उसे हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इनके बारे में सबसे अच्छी बात क्या है, इनके बारे में सबसे अच्छी बात है कि दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है, इनके पास में कोई, इनको चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। हालांकि बहुत ऊपरी लेवल पे पढ़ो तो एक मीडियम ईथर एज्यूम किया गया था, हाइपोथेटिकल, लेकिन उसकी बात आपको नहीं समझनी है, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट आ जाएगा सर ईथर क्या होता है, इसलिए मैंने नाम ले दिया भाई, ठीक है, कि आइंस्टीन जी ने एक हाइपोथेटिकल मैटर की क्या करी थी, एक इमेजिनेशन की थी कि ईथर हर जगह पर है और उसी से होकर के क्या चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चलते हैं। लेकिन बेसिकली दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम, इनको चलने के लिए किसी भी तरीके की मीडियम की जरूरत नहीं है, ये बना लिया आपने दिमाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब मीडियम की जरूरत नहीं है तो इनका रेस्ट मास अगर देखा जाए, बहुत बड़ा पॉइंट है ये, अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है, ठीक, क्या होगा भाई, रेस्ट मास जो होगा वो 0 होगा। हाँ भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो इतनी बातें समझ में आई। तो शुरुआत में होता क्या था, हाई स्कूल में आपने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, उन सब जगहों पर आपने पढ़ा कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है, लाइट किसकी फॉर्म में चलती है, वेव की फॉर्म में चलती है। वेव के बारे में मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करो भाई और देख लो उसको, अगर नहीं आता है वेव के बारे में तो, अगर आता है तो कंटिन्यू रखो। तो वेव आपको पता है ऐसे चलती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे फिनोमिनास थे, बहुत ध्यान से सुनना शुरू करो मुझे यहां से, कुछ ऐसे फिनोमिनास थे जिन्हें हम वेव नेचर से एक्सप्लेन करते थे, ठीक है, जिन्हें हम वेव नेचर से एक्सप्लेन करते थे। जैसे ऐसे फिनोमिनास का नाम लिखो तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, पोलराइजेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें, ठीक है, हम क्या करते थे, वेव नेचर से एक्सप्लेन कर लेते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, लेकिन और आइंस्टीन जी भी यही मानते थे कि वेव नेचर ही होता है लाइट का। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई और उस घटना का नाम था क्या, जो हमने अभी टॉपिक लिखा था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले देखा आइंस्टीन जी ने। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम आई, और वो प्रॉब्लम ये थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, बहुत ध्यान से सुनो बातों को मेरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। तो आइंस्टीन जी ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मदद ली किसकी, प्लांक की थ्योरी की, ठीक है, किसकी मदद ली भाई, प्लांक्स थ्योरी की मदद ली। तो अब ये नई एक टर्म आ गया कि प्लांक की थ्योरी क्या थी। तो प्लांक की थ्योरी बच्चों ये थी, साफ करो इधर का सब कुछ, पूरा बोर्ड साफ करो। प्लांक की थ्योरी ये थी कि जो रेडिएशन होता है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के रूप में चलता है। बहुत ध्यान से सुनो बातों को, एक एक स्टेटमेंट 10-10 मिनट पढ़ा जा सकता है अगर पूरा ब्रीफ में पढ़ो तो, लेकिन फिर तो साल भर स्ट्रक्चर ऑफ एटम चलेगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो लाइट होती है, ऐसे मान लो लाइट, ये वेव, ठीक है, ये लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलती है, और इन पैकेट्स को उन्होंने नाम दिया क्या, फोटोन। बहुत से बच्चों ने इस फोटोन नाम को पढ़ा होगा। इन एनर्जी पैकेट्स को नाम दिया गया फोटोन, और कहा गया कि दीज फोटॉन्स बिहेव लाइक पार्टिकल। ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, पार्टिकल की तरह का बिहेवियर देते हैं। इनके बारे में सबसे बड़ी बात यह थी कि दियर एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब समझते हो, फिक्स होना,
ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज के पैटर्न पे चलना। और जो क्वांटाइज्ड एनर्जी थी वो किस पे डिपेंड करती थी? डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी थी वो किस पर डिपेंड करती थी? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती थी। तो उन्होंने कहा कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उन्होंने देखी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखी उतनी ज्यादा एनर्जी मिली। देखो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं ना, उनको समझने के लिए बस इतनी सी दिमाग की जरूरत होती है, ठीक है। उन्होंने देखा कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं, अगर न्यू को हम हाई करते हैं, ठीक है, तो जो एनर्जी है वो भी ज्यादा है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को लो करते हैं तो एनर्जी भी कम है। तो उन्होंने कहा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस ये कहा उन्होंने। और उसके बाद में क्या कहा कि भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हटाओ तो E बराबर आएगा एच न्यू, जहां पर H क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको उन्होंने अपना ही नाम दे दिया। क्या कहा कि ये है भाई प्लांक्स कांस्टेंट, ये मेरे नाम का कांस्टेंट, ठीक है। क्या नाम दिया भाई? प्लांक्स कांस्टेंट। अब इस H की वैल्यू के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कहां से आई। बेसिकली अगर आपको थोड़ा सा आइडिया चाहिए ना, तो देखो कितना आसान था H की वैल्यू निकालना। जस्ट अ सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो H इक्वल टू क्या आएगा? यहां से H आएगा E अपॉन न्यू, यानी कि H कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं थी, ये क्या था? रेशियो था। किसका? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रेशियो था, ठीक है। समझे बात को ना? क्या हुआ यहां पे? तो एक फॉर्मूला आपके पास आ गया E का, और वो फॉर्मूला था E बराबर एच न्यू। और ये फॉर्मूला कब था? ये फॉर्मूला कब था? ये फॉर्मूला था किसके लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। किसके लिए था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए था। लेकिन माना क्या गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसकी फॉर्म में चलती है? फोटॉन्स के फॉर्म में चलती है, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में चलती है। और उन एनर्जी पैकेट्स की एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज होती है। और एक अगर मैं कहूं कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो आप कहोगे कि वो एच न्यू के बराबर होगी, जहां पर एच होगा प्लांक का कांस्टेंट और न्यू क्या होगा? न्यू होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर हुई बातें? क्या कहने की कोशिश है? तो इतनी देर के डिस्कशन से केवल एक चीज सिखानी थी आपको, और वो ये कि एनर्जी का एक और फॉर्मूला है, दैट इज एच न्यू, ठीक है। एनर्जी का एक और फॉर्मूला है और वो है क्या है? वो है एच न्यू, ठीक है। और हमें पता है कि मैटर के लिए आइंस्टीन जी ने एक फॉर्मूला दिया था, और वो फॉर्मूला था E बराबर mc स्क्वायर, ठीक है। जहां पर m था मास ऑफ किसका? मास ऑफ पार्टिकल, और c क्या थी? वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो सभी को याद था। एक नई चीज इंट्रोड्यूस होनी थी, E बराबर एच न्यू। तो ये कहानी थी किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। अब बात करते हैं पार्टिकल की। तो जब बात आई पार्टिकल या मैटर की, ठीक है, तब एक नया आइडिया सामने आया, और क्वांटम थ्योरी यहीं से स्टार्ट हुई, ठीक है। क्वांटम जो था वो यहीं से स्टार्ट हुआ पूरी तरीके से। अगर बिल्कुल बेसिक देखें तो यहीं से स्टार्ट हुई। यहां पे आइडिया क्या आया कि जो मैटर पार्टिकल थे, मैटर पार्टिकल also have dual nature या डुअल बिहेवियर। ये बात को पॉइंट करो कि मैटर पार्टिकल में डुअल बिहेवियर होता है। जैसा रेडिएशन में होता है बिल्कुल वैसा ही डुअल बिहेवियर मैटर के पार्टिकल में भी होता है, ठीक है। लेकिन बात क्या थी कि इफ पार्टिकल, ये वही नए आइडियाज, मैं भी कह रहा था ना कि कुछ स्टेटमेंट लिखे मिलेंगे और आपको उनको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और फिर हम लोग उनको डिस्कस करके प्रूव करेंगे कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। और कहा गया कि सेकंड पॉइंट क्या था कि इफ पार्टिकल इज एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, इसमें मेरा ये जो वर्ड मैं इसकी जगह पर यूज करता हूं इसको लिख लो क्वांटम लेवल पे हो, ठीक है। किस लेवल पे हो? जब प्रूफ हो गया तो उसे क्या कहा गया कि हाँ ये रेंज क्वांटम लेवल है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इफ पार्टिकल इज एक्सट्रीमली स्मॉल, तो ये दोनों तरीके का नेचर शो करता है, और वो नेचर है वेव भी और पार्टिकल भी, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करती थी, वेव की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी, ठीक है। कुछ चीजें वेव से एक्सप्लेन होती थी, कुछ चीजें पार्टिकल से एक्सप्लेन होती थी। तो अगर पार्टिकल एक्सट्रीमली स्मॉल है तो वो क्या दिखाता है? वेव और पार्टिकल दोनों नेचर दिखाता है। और अगर पार्टिकल का साइज क्या है? इफ पार्टिकल
इज क्वाइट लार्ज। अगर पार्टिकल बहुत छोटा नहीं है तो उसका जो दो तरीके का नेचर होना चाहिए था ना, वेव नेचर होना चाहिए था और पार्टिकल नेचर होना चाहिए था, तो इसका पार्टिकल नेचर तो बचा रहता है लेकिन वेव नेचर डिसअपेयर हो जाता है। डिसअपेयर होने का मतलब है कि हम लोग क्या नहीं कर पाते, हम लोग उसको देख ही नहीं पाते, ऑब्जर्वेबल पैरामीटर से दूर चला जाता है, वो इतनी दूर चला जाता है कि उसे ऑब्जर्व ही नहीं किया जा सकता। यानी कह सकते हो कि वेव नेचर जो है वो गायब हो जाता है। ठीक है, गायब होने का मतलब क्या हुआ कि हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि वो है या नहीं है। ठीक है, लेकिन पार्टिकल नेचर बचा रहता है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर बंद करेंगे इन 3 स्टेटमेंट के साथ। और वो 3 स्टेटमेंट क्या है सुनो, कि मैटर पार्टिकल आल्सो हैव डुअल नेचर लाइक लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बट कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि इफ पार्टिकल इज एक्सट्रीमली स्मॉल और एट क्वांटम लेवल देन इट शोस वेव एंड पार्टिकल बोथ द नेचर्स। तो ये दोनों नेचर शो करता है। ठीक है, लेकिन इफ पार्टिकल इज क्वाइट लार्ज, अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होता है तो उसका वेव नेचर डिसअपेयर हो जाता है और पार्टिकल नेचर नहीं डिसअपेयर होता। ठीक, क्योंकि वो बड़ा है। ठीक है, हैवी बॉडी है तो उसका पार्टिकल नेचर कहां चला जाएगा, लेकिन उसका वेव नेचर गायब हो जाता है। अब इस चीज को एक्सप्लेन किया किसने, डी ब्रोगली ने, कि ये कैसे हो रहा है भाई। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग शुरू करेंगे कहां से, डी ब्रोगली रिलेशन से। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट पढ़ा, और दूसरा क्या पढ़ा, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर या पार्टिकल पढ़ा, छोटे पार्टिकल के लिए, लेकिन पार्टिकल के लिए ये 3 कंडीशन है। चलो भाई नोट कर लेना सब कुछ। और अब इस सीरीज के भी वीडियो हफ्ते में कम से कम 2 या 3 आएंगे, 3 तो कंफर्म आएंगे, 100% 3 वीडियोस आएंगे। और इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम लोग शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। अभी तो काफी टाइम है इसको खत्म होने में, तो तब तक के लिए लगे रहिए, पढ़ते रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।